सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए स्टडी फंडा की कॉम्बो टेस्ट सीरीज आ रही है। इसमें आप लोगों को पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्लस में आपको पेपर 2 की लाइव क्लासेस भी मिलेगी, जो कि हमारी थीम वाइज होगी। पहले 50 रजिस्ट्रेशन के लिए ये फीस है 5,999 रुपये। उसके बाद ये फीस इंक्रीज हो जाएगी आप लोगों की 6,419 रुपीज़। अगर आप लोग सिर्फ पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 1,499 रुपीज़। लेकिन फर्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये फीस आपको 999 पे करनी है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी बैच खरीदना है तो आप लोग स्टडी फंडा के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9050555858। हमारी पहली न्यूज़ है विक्ट्री सिटी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर इन विच सलमान रुश्दी's लेटेस्ट नॉवल इज सिचुएटेड। सो बेसिकली सलमान रुश्दी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि विक्ट्री सिटी किसने लिखी है। प्लस में अब थोड़ा बहुत विजयनगर एम्पायर के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। सबसे पहले तो जो विजयनगर एम्पायर है ये है कहाँ पे। ये आपका साउदर्न इंडिया में देखने को मिलेगा। प्रेजेंट डे आपको ये मॉडर्न कर्नाटका में देखने को मिलेगा। इनकी शुरुआत किसने की थी। सो बेसिकली विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था हरिहरा एंड बुक्का ने। ओके, तो इट वाज फाउंडेड बाय हरिहरा आल्सो नोन एज हक्का एंड हिज ब्रदर बुक्का राय। ये दोनों के दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसका जो टाइम पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 1336 से लेके 1660 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा था तो उसके साथ ही बहुत सारे एम्पायर थे, जैसे बीजापुर हो गया और गोलकोंडा हो गया। तो ये भी जो है आपस में रूल कर रहे थे, लेकिन इनके बीच में आपस में टसल बनी रहती थी। एक तरह से लड़ाई झगड़े होते रहते थे टेरिटरीज को लेके। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ। जो ये एम्पायर था ये अपनी पीक पे कब था, ये था कृष्ण देव राय, जो आप लोग देखते हो क्योंकि तेनालीरामा इनके ही कोर्ट में थे। तो ये बिलोंग करते थे स्लुवा डायनेस्टी से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण देव राय कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, संगम डायनेस्टी या सुलुवा डायनेस्टी या तुलुवा डायनेस्टी। सो ये सुलुवा डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर के जो कल्चरल लिंक थे या कमर्शियल लिंक थे, बेसिकली नॉट कल्चरल, कमर्शियल लिंक थे, यानी कि ट्रेड एंड ऑल दैट, वो था पोर्तुगीज के साथ। क्लियर है। ओके, नाउ 1565 में एक बैटल होती है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा। इसमें जो आर्मी थी विजयनगर की उसको एक तरह से घेर लिया था कि इन्होंने अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनत, जैसे बामनी सुल्तान, गोलकंडा, गजापतिज ऑफ उड़ीसा, इन लोगों ने सबने मिलकर एक अलायंस बनाया अगेंस्ट द विजयनगर एम्पायर। और इसमें जो रामा राय थे उनकी डेथ हो जाती है, बैटल ऑफ तालिकोटा। तो ये क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ तालिकोटा किससे रिलेटेड थी। नाउ व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल एंड आर्किटेक्चर। तो विजयनगर का बेसिकली कल्चर और आर्किटेक्चर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, हम इससे पढ़ सकते हैं कि इनके जो दरबार थे, यानी कि विजयनगर एम्पायर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, बहुत सारे ऐसी बुक्स देखने को मिली है इन सारी लैंग्वेज में। ओके, और यहाँ पे आपको विरूपाक्षा टेम्पल भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो विजयनगर की कैपिटल है हम्पी, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट है द स्टेटस एंड प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की एक कंपनी है, आप लोगों की एक कंपनी है, इस कंपनी में आप लोगों के 100% शेयर है। लेकिन आप लोगों को पैसा चाहिए तो आप लोग क्या करोगे। आप लोग सोचोगे चलो मैं अपने ना कुछ शेयर को ना बेच देता हूँ ताकि मेरे पास पैसा आ जाए। तो लेट से आपने 40% शेयर को मार्केट में बेच दिया और आपको पैसा मिल गया। ठीक है, लेकिन 60% तो अभी भी आपके पास है, राइट। यानी कि आपके पास जो अभी डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप ही के पास है। तो इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर लेट से आपने 51% शेयर को बेच दिया तो यानी कि अभी आपके पास 49% रह गए। यानी कि अब जो डिसीजन लेने की पावर है वो आपके पास से चली गई। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, गवर्नमेंट की कुछ लॉस मेकिंग पीएसयूज होती है, इनको बोलते हैं लॉस मेकिंग कंपनीज। लॉस मेकिंग कंपनीज, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जब ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करती
तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको बेच देती है और इनके बदले में कुछ पैसा आता है। कभी कभी ये जो पीएसयूज है, इसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके एक तरह से एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। और भी काफी सारे इश्यूज होते हैं इससे रिलेटेड, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और इवन काफी ज्यादा जो हमारे एडिटोरियलिस्ट है वो ये क्लेम करते रहते हैं, मतलब ये काइंड ऑफ क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि गवर्नमेंट इज सेलिंग द सिल्वर स्पून ऑफ द फैमिली। आर यू गेटिंग इट नाउ? डिसइन्वेस्टमेंट, यूनियन बजट 2023 और 24 में गवर्नमेंट ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को 51,000 करोड़ सेट किया है, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे कम है। इज इट ए गुड न्यूज फॉर इंड? यस, ये अच्छी न्यूज है। ओके। एंड 21% लेस देन बजट एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर। नाउ आप लोग मुझे ये बताओ, क्या ये अच्छी न्यूज है या बेकार न्यूज है? देखो, अगर ये गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट में ऐसी पीएसयूज को डालती जो कि प्रॉफिट मेकिंग है ऑलरेडी, तो ये अच्छी न्यूज़ है कि हमारी जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज थी वो अब बेचने से बच गई। लेकिन लेट्स से अगर कोई पीएसयू गवर्नमेंट के लिए ब्लीडिंग एंटिटी बन चुकी है। ब्लीडिंग एंटिटी मतलब सर, मतलब कि बस खून चूसे जा रही है। कैसे? मतलब कि प्रॉफिट तो कमा के दे नहीं रही वो कंपनी, प्लस में गवर्नमेंट को उन पे इन्वेस्ट और करना पड़ता है। तो अगर उस तरह की कंपनीज बची है तो कोई फायदा नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की पीएसयूज है। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मींस द सेल और लिक्विडेशन ऑफ एसेट, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह से एसेट का ही काम कर रहे हैं, राइट? जिनको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोल सकते हैं। तो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपम। ये किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक स्पेसिफिक टारगेट, मतलब कि एक डिपार्टमेंट है। नाउ गवर्नमेंट जो है कि मतलब कि ये डिपार्टमेंट वो करता है कि कौन सी कंपनी बेचनी है कौन सी नहीं करनी, बाद में फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का? डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है फिजिकल बर्डन को रिड्यूस करना। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसी एंटिटी है जो कि गवर्नमेंट के लिए ब्लीडिंग एंटिटी बन चुकी है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसा ही दिए जा रही है। तो ऐसी कंपनीज को बेच देंगे तो गवर्नमेंट जो पैसा इन पे स्पेंड कर रही है, उस पैसे को गवर्नमेंट कहीं और स्पेंड कर सकती है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि जो इससे पैसा आएगा उस पैसे को गवर्नमेंट यूज कर सकती है कहीं बढ़िया तरह से। इनकरेज प्राइवेट ओनरशिप, अगर प्राइवेट ओनरशिप आएगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पे जो एक तरह से थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, या फिर एक जो बोला नहीं जाता कि प्राइवेट सेक्टर में डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो सारी चीज़ें आएगी। लेकिन अब इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके बारे में कंपनीज इतना नहीं सोचेगी। क्यों? क्योंकि वो एक जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। नाउ सिग्निफिकेंस और बेनिफिट आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कंसेप्ट, एज ए कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डिसइन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट, हिलैरी क्लिंटन विजिट एलोरा केव्स, ग्रीनेश्वर टेम्पल इन औरंगाबाद। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, एलोरा केव्स कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है? आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब जो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी थे हिलैरी क्लिंटन, वो एक ग्रीनेश्वर टेम्पल में विजिट किया उन्होंने, जो कि 12th सेंचुरी का ज्योतिर्लिंग है। ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल को हम घुश्मेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट श्राइन है जिसको डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को। अब घनेश्वर का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ कंपैशन। ये एग्जैक्टली हाक है कहाँ पे, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ओके। और दिस पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन एलोरा। जो एलोरा केव्स है वहां पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, जिसको वेरुल भी बोलते हैं। एलोरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत वन लाइनर। पहला जो टॉपिक है वो है 7 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 7 फरवरी को बेसिकली आप लोगों का सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। अब की बार इसकी 20th एडिशन मनाया गया, जिसकी थीम थी
टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। 10 फरवरी को बेसिकली वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है 2023 के लिए। इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका, प्लीज इसको याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन इस साल के लिए। तो मैं इससे ज्यादा स्ट्रेस इस बात पे नहीं डाल सकता कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस साल की जो वर्ल्ड पल्सिस डे है 2023 साल की थीम है पल्सिस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है इंडिया की रैंक जो बेसिकली फर्स्ट है, इस चीज में फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में। ओके, तो फर्स्ट विद इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में, ये करता है 24%, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 24% जो मिल्क है वो आपका भारत में प्रोड्यूस होता है। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं डेयरी सेक्टर के लिए, जैसे नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। आपको इतना तो मालूम होगा कि डेयरी डेवलपमेंट किससे रिलेटेड, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, ये लॉन्च कब की गई थी, और यूपीएससी आपको यहीं पे घुमा सकता है। तो ये फरवरी 2014 में लॉन्च की गई थी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ये सारे डेयरी सेक्टर से रिलेटेड है। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये बेसिकली एक फ्लैगशिप स्कीम है जो कि सितंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। इसलिए ताकि फुट एंड माउथ एफएमडी डिजीज और ब्रूसोलिस डिजीज की और ब्रूसोलिस डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। कैसे कंट्रोल किया जाएगा इन दोनों डिजीज को, 100% वैक्सीनेशन के थ्रू। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफएमडी एंड ब्रूसोलिस डिजीज किससे रिलेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट, जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत में वो है उत्तर प्रदेश। और करंटली डेयरी सेक्टर 8 करोड़ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये डाटा आपके पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को बेस्ट अवार्ड मिला है 2023 का, किसके द्वारा, बाय एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएसए। जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है ये टोटली गवर्नमेंट ने इसको ओन किया हुआ है, गवर्नमेंट की एंटिटी है जिसको सेटअप किया गया था 1975 में। विंध्याचल सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में एमपी के ये बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का। और जो ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गूगल ने अपना एक एआई चैट बोट को लॉन्च किया जिसका नाम है बार्ड। बार्ड बेसिकली एक लैंग्वेज पे बेस्ड है जिसका नाम है लैम्डा। ये कौन सी लैंग्वेज है, ये गूगल ने अपनी एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है। ये किसके रिस्पॉन्स में है, जैसे अभी ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, ऐसे ही गूगल ने लॉन्च किया है बार्ड। थोड़े दिन में ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो जाएगा, एज ऑफ नाउ ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। इंदौर पहली सिटी बन गया है फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड किस चीज के लिए, ग्रीन बॉन्ड किस चीज के लिए होते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैं इसको काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी पिछले काफी सारे लेक्चर्स में। आप लोगों को अब तक मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों के दोनों आप लोगों को बताने हैं। नेक्स्ट, पीएम मोदी लॉन्च्ड, पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया बेसिकली, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ द स्कीम। कौन सी स्कीम का, पीएम गति शक्ति। ये बेसिकली साउथ इंडिया में एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप को लॉन्च किया गया जिसका नाम है तुमार कुरू। नेक्स्ट, एक्सरसाइज अमन। ये एक्सरसाइज अमन कौन सी कंट्री की है, ये आपकी पाकिस्तान आर्मी की। ये 4 डे बाई एनुअल एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, पहला फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2 वे मैसेजिंग बेसिकली सैटेलाइट लॉन्च की गई है। क्या है इसका नाम, इसका नाम है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। 2 वे कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजते हो अपने फ्रेंड को, आपका फ्रेंड आपको मैसेज भेजता है, तो बेसिकली दिस इज 2 वे कम्युनिकेशन। इसने लॉन्च किया ये क्वेलकॉम ने, और दिस इज सपोर्टेड बाय इरिडियम सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट, रिसेंटली ईरान ने कुछ पिक्स रिलीज की है अपनी अंडरग्राउंड एयरबेस की, जिसका नाम है ईगल 44 और ओगब 44। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि ईगल 44 किसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में था, तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल बुक अवार्ड 2023 राखी कपूर को मिला है, नाउ यू ब्रीथ। और काफी सारे लोगों को और मिला, जैसे गोपाल गोदास को भी मिला है, और आपके जो जेके रावलिंग है फैंटास्टिक बीस्ट के लिए उनको ही मिला है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, वाणी जयराम ये प्लेबैक सिंगर थी। इनकी 78th की एज में भी इनकी डेथ हो गई, और इसी साल इनको पद्म विभूषण भी मिला था। और इनको 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, इंडियन गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक ने केनिया लेडीज ओपन टाइटल को जीत लिया। नेक्स्ट,
कैग की जो 6th SCO यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साई लीडर मीटिंग है वो लखनऊ में होने जा रही है। साई की फुल फॉर्म है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कैग कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। ओके, कैग में कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। स्टार्टिंग का आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ 148। आप लोगों को मुझे लास्ट वाला आर्टिकल बताना है ये कहाँ से कौन से आर्टिकल तक है। और कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग को अपॉइंट कौन करता है आपको ये भी बताना है। इसकी जो थीम है, जो कैग की 6th साई लीडर मीटिंग है जो लखनऊ में हो रही है, इसकी थीम है इंटीग्रेटिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ऑडिट। और आप लोगों को मालूम होगा इंडिया करंटली G20 की के लिए तो प्रेसिडेंसी होल्ड किए हुए है। SCO की भी प्रेसिडेंसी इंडिया के ही पास है। तो SCO और G20 आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस साल। SCO की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेट होती रहती है एनुअल बेसिस पे। और जो थीम है वो है टुवर्ड ए सिक्योर SCO। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कंफर्म किया है कि उन्होंने जम्मू के एक डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट, वहां से 59 लाख टन का लिथियम या गोल्ड डिपॉजिट मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना लिथियम ट्रायंगल कौन कौन सी कंट्रीज से बना हुआ और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। जो लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम का वो आपको चिले में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ऑपरेशन दोस्त। तुर्की में अभी अर्थक्वेक आया तो वहां पे हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने चलाया। अर्थक्वेक से रिलेटेड थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। दो तरह की वेव्स होती है, एक तो बॉडी वेव्स, एक सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो तरह की होती है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स आपकी ट्रेवल करती है सॉलिड लिक्विड गैस सभी मीडियम्स में, लेकिन एस वेव जो ट्रेवल करती है वो सिर्फ सॉलिड में करती है। एस फॉर सॉलिड, सिंपल, जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। रिश्टर स्केल को यूज किया जाता है अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए। और मसली को यूज किया जाता है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। एपिक सेंटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो नीचे नहीं होता है इसको बोलते हैं फोकस, और जो इसके बिल्कुल ऊपर होता है उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। एपिक सेंटर सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस पॉइंट वेयर एनर्जी लीज। यानी कि धरती के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक रिलीज हुआ है, मतलब जहाँ पे पॉइंट से एनर्जी रिलीज हुई है वो फोकस हो जाएगा। सेम चीज जो धरती के नीचे है उसको अगर धरती के ऊपर लेके आओगे, बिल्कुल ऊपर आओगे, वो एपिक सेंटर बन जाएगा। GOBP ने E20 ब्लेंडेड पेट्रोल को अभी इंट्रोड्यूस किया है। इथेनॉल क्या होता है बेसिकली, इथेनॉल होता है एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो कि काफी सारे प्लांट मटेरियल से बन के बना होता है जिसको बायोमास भी बोलते हैं। इथेनॉल का काफी ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है उतनी ज्यादा फ्यूल बर्न कैपेसिटी होती है, उतनी अच्छी होती है। इंडिया ने टारगेट किया है कि 20% इथेनॉल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोल में 2025 तक। और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथेनॉल का। पहले नंबर पे आपका USA, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये चार है कंट्रीज, उसके बाद इंडिया का नंबर है। नेक्स्ट, थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। इसका जो मैस्कोट है वो है स्नो लेपर्ड। जो इसका फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में 2020 में हुआ था। केरला वॉन फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट आपका गुजरात में था 2022 में। अभी जो फिफ्थ है वो दियोगढ़ में झारखंड में इनोग्रेट किया गया है। 36 एडिशन ऑफ सूरज कुंड मेला आपका फरीदाबाद में होगा। इसकी थीम आपकी बार नॉर्थ ईस्ट रीजन। पार्टनर नेशन कौन है, SCO। करंटली इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडिया के पास। रिलायंस रिटेल जो है पहला वो बन गया है जिन्होंने डिजिटल रुपी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है रिलायंस रिटेल स्टोर्स पे। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर ही RBI ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था, डिजिटल रुपी को। गोडा पावर प्लांट कहाँ पे है, झारखंड में। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे बांग्लादेश को। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोडा पावर प्लांट कहाँ पे है और हम किसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। 73rd फाउंडेशन डे सुप्रीम कोर्ट का मनाया गया। चीफ गेस्ट जो थे वो थे सिंगापुर के चीफ जस्टिस जिनका नाम था सुनाद्रेस मेनन। आप लोग को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट 28 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट, पीसा न्यूज में था। पीसा क्या है, एक प्रोग्राम है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें बेसिकली कंट्रीज के स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ पे उनकी टेस्टिंग होती है।
ओके, तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था 2009 में। और हमारी इंडिया की रैंकिंग इतनी गंदी थी वहाँ पे, मतलब आउट ऑफ 73 कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया की रैंक आई थी 72। उसके बाद इंडिया ने इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ पे बेसिकली कुछ बच्चों को भेजा जाता है और उनका टेस्ट होता है। और जो एक कंट्री हमसे पीछे थी वो थी किर्गिस्तान। बाकी इंडिया सेकंड लास्ट थी। ये पीसा किसका इनिशिएटिव है? ये है ओईसीडी का इनिशिएटिव। ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में मिलेगा, फ्रांस में। क्या इंडिया ओईसीडी का पार्ट है, मेंबर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कब लॉन्च की गई थी? 25 जून 2015 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है महुआ के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों को मालूम होगी, ये किससे रिलेटेड है? ये हाउसिंग से रिलेटेड है, हाउस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, वीएफएस ग्लोबल, जो बेसिकली जिसको मुंबई में लॉन्च किया गया था 2008 में। अभी वीएफएक्स ग्लोबल लखनऊ में भी लॉन्च किया गया है। ये है क्या? ये एक वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज है, जहाँ पे जो कुछ 10 कंट्रीज है, उनका जो वीज़ा आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। ज़्यादा आपको इधर उधर घूमने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, यूरेनियम न्यूज़ में था। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। अ, आपको ना यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि एक रेयर अर्थ मटेरियल है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एबेंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है। इवन गोल्ड और सिल्वर से भी ज़्यादा यूरेनियम अवेलेबल है। अभी इसका लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। और नामीबिया, देन कनाडा। कजाकिस्तान में जो लार्जेस्ट रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का 45% यहीं से मिलता है, कजाकिस्तान में। इंडिया इंपोर्ट करता है कजाकिस्तान से और कनाडा से। यूपीएससी क्वेश्चन दे देगा कि इंडिया एक प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। इंडिया प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता इंडिया के लिए, उनको और भी ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग करते हैं कजाकिस्तान से और कनाडा से। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली ये पता लगा है कि जुपिटर के पास और ज़्यादा सन है। ओके गाइज, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पार्डन में। मैं इसको नेक्स्ट वाली न्यूज़ में कवर करा दूंगा। नेक्स्ट, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बेसिकली यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस 1951 में मिला। नेक्स्ट, मोंटी देसाई को बेसिकली अपॉइंट किया गया है हेड कोच ऑफ नेपालेस मेंस नेशनल क्रिकेट टीम। पहले कौन थे? पहले थे मनोज प्रभाकर। नेक्स्ट, हुरून इंडिया अवार्ड 2022 वीपी नंद कुमार को मिला है, जो कि मन्नापुरम फाइनेंस के एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 मिला है ये डॉक्टर पैगी मोहन को। इनकी बुक है वेंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स। ये अवार्ड दिया है अब्दुल रजाक गोना ने, जो कि एक नोबल लोरेट है। कहाँ पे? लिटरेचर में। आई थिंक 2020 या 21 के है। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।